हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि लूसेंट की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले हमने मौलिक अधिकार डिस्कस कर लिए हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन वो भी लेक्चर डाल दिए हैं। टॉपिक वाइज हम लेक्चर बना रहे हैं। इस लेक्चर में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी लूसेंट में भारतीय संविधान लिख रखा है वो सारा हम एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिल सके, क्योंकि हर किसी के पास लूसेंट की बुक रहती है। तो बात करेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसे ही राज्य के नीति निर्देशक तथ्य कहा जाता है। तो ये राज्य के संदर्भ में है। मौलिक अधिकार नागरिकों का अधिकार थे और ये राज्य के संबंध में उनको निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है फ्रेंड्स। भाग 3 में मौलिक अधिकार था 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद याद रखना है और भाग याद रखना है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। हमने भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड नाम का एक देश है, वहां से इसको ग्रहण किए। इसकी प्रेरणा मिली है। वहां जैसा लिखा हुआ था, यानी वहां पे जैसा था, तो उससे हमने ग्रहण किए। आयरलैंड के संविधान से हमको पता चला कि नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहां से हमने ग्रहण किए। पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आयरलैंड ने भी तो किसी ना किसी देश से लिया था जब उसने संविधान बनाया था। तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने स्पेन नाम का देश आपने सुना होगा, तो स्पेन से लिया था। अब स्पेन ने किससे लिया था ऐसा पूछोगे आप लोग, तो स्पेन ने खुद ही बनाया था। तो स्पेन ने खुद बनाया था नीति निर्देशक सिद्धांत, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था और हमने लिए हैं आयरलैंड से। तो समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के स्रोत में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। प्रेरणा मिली है, वहां से लिए हमने, ग्रहण किए हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह वेरी इंपॉर्टेंट। इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किसको, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, यानी आप इसके न्यायालय में लेके जाएंगे कि इसमें जो बात लिखी गई है उस अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो न्यायालय कहेगा कि यह वाद योग्य नहीं है। यह ऐसा रखा गया था संविधान में कि यह वाद योग्य नहीं था, क्योंकि हमारा संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे हमारा देश उतना डेवलप कंट्री नहीं था। उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे नहीं थी। और इसको अगर वाद योग्य रख देते तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। इसीलिए इसको वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं। जैसे सरकार ने बोल दी कि हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम नौकरी देंगे, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य ने बोली भी है, तो मान लो कोई मुख्यमंत्री या राज्य बोलता है कि हम आप सबको नौकरी देंगे, तो हम उनके ऊपर केस नहीं ठोक सकते। अगर हम न्यायालय में जाएंगे और उनके ऊपर केस लगा देंगे कि इनने तो बोला था, या हमारी सरकार कह रही थी कि नौकरी देंगे, तो न्यायालय कहेगा ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसके तहत राज्य ने तुमको कहा है वो वाद योग्य, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो अपरिवर्तनीय है, गैर न्यायिक है ना। न्यायालय में इसे संरक्षण प्राप्त नहीं है। जैसे पंचायत ने आपको बोल दी कि हम आपके पूरे मोहल्ले को डेवलप करेंगे और नाली बनवाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि नाली क्यों नहीं बनवाया दादा करके, है ना। तो कोर्ट कहेगा ये गैर न्यायिक है, यानी कोर्ट कहेगा ये वाद योग्य नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं रहा होगा इसलिए नहीं बनाई, या वो अपना
वो अपने जवाब देगी सरकार, तो ऐसा है। तो ये गैर न्यायिक है, इसलिए रखा गया है इसमें जो भी बात कही गई है उसमें अदालत, उसके लिए आप अदालत नहीं जा सकते, ये सरकार का काम है, सरकार के लिए बनाया गया। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी ये एक वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? विधान के अनुकूल चलना, है ना। वैधानिक शक्ति का मतलब विधान के अनुकूल चलना। जो नियम कानून बने हैं उसके अनुकूल तो चलेगी सरकार, लेकिन विधान के अनुकूल, जैसे सरकार ने बोल दी कि हम 1 रुपए किलो गेहूं देंगे, है ना, तो दे रही है। अभी मान लो देना बंद कर दी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमको दूंगी बोली थी और अब नहीं दे रही है। सरकार कहेगी, कोर्ट जब उनसे पूछे क्यों नहीं दे रहे, सरकार पहले तो कोर्ट ही बोल देगा कि अब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और दूसरा सरकार उनको जवाब दे देगी कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, अभी हम खुद कर्जे में। तो ये न्यायालय वाद योग्य नहीं है, समझ में आ गया। तो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक का मतलब मैंने आपको बताया, कानून के अनुकूल शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकत्य तथ्य देश के शासन को मूल्यभूत और विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य। तो विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है कि वो लागू करे। ये नागरिकों के लिए यह अधिकार है सिर्फ कि वो वाद योग्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय अगर उसकी के लिए जाएंगे तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ना। समझ में आ गया। तो देश के शासन के मूल्यभूत और विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है, शासन करने के लिए आधारभूत ढांचा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। यहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इनको हम डिटेल में जब अनुच्छेद आएगा तो वहीं पर डिस्कस करते जाएंगे। ये सामने बातें बताई गई है यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कहां पर है, तो भाग 4 में है। 36 से लेके 51 तक के इनके बारे में लिख रखा है हर एक अनुच्छेद में। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और आयरलैंड ने लिया था स्पेन से, है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देश तत्वों में दिया गया है। एक भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कि कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, एक जबरदस्त प्रभुत्व संपन्न राज्य कैसे बनेगा, उसकी संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक भी है और आर्थिक भी प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र को ही जनतंत्र कहते हैं, उसी को लोकतंत्र यानी इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। और प्रजातंत्र का मतलब ही क्या होता है आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए। एक शासन, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रजा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, उसे ही प्रजातंत्र कहता है। बचपन से ही हम लोग पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी में नारे लगाते रहते थे, लोकतंत्र अमर रहे, लोकतंत्र अमर रहे। तो लोकतंत्र का मतलब अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो शासन करते हैं। शासन कौन करता है? प्रजा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसे ही प्रजातंत्र कहते हैं, है ना। तो प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसको क्यों शामिल किया गया था? आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो बातें लिखी गई है, आगे चलते हैं। एक नोट लिख रखा है, उसको देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र
अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। तो जो भारत शासन अधिनियम के बारे में हमने पढ़े थे 70% भाग तो इसी से लिया गया है हमारा भारतीय संविधान का, तो उसमें भी ऐसा ही था, अनुदेश प्रपत्र था जिसको हमने वहां से ग्रहण किए और यहां पे नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसे ही जारी करी थी, वहां के गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नरों को जारी किया था एक अनुदेश प्रपत्र। तो उसी टाइप का हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे, देखो ये सामने का आपको पैराग्राफ समझ में आया गया, क्या क्या बात कही गई है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको बनने लगेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है निम्नलिखित, 36 से लेके 51 तक के दिए गए हैं। तो सबसे पहले आएगा अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 की बात करते हैं हम। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में क्या लिख रखा है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत। तो बात करेंगे सबसे पहले 36 से शुरू हो रहे हैं, तो 36 नंबर का अनुच्छेद, आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य से मिलके ही तो हमारा भारत देश बना है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 36 में लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। कैसी परिभाषा राज्य की, तो राज्य कैसा क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। राज्य क्या होता है, राज्य का मतलब होता है सरकार। राज्य का मतलब यहां पे क्या है, सरकार। राज्य का मतलब यहां पे क्या है, सरकार। तो सरकार, राज्य की परिभाषा दी गई है जैसा अनुच्छेद 12 में दिया गया था। जैसा अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे, तो उसमें अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई थी। तो जैसी राज्य की परिभाषा वहां दी गई है, वैसा ही राज्य की परिभाषा यहां भी दी गई है। तो बहुत आसान है 36। कभी आपको पूछा 36 में क्या लिखा है, तो 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। अब बात करेंगे 36 के बाद 37 की। 37 में क्या है, 37 में याली बात कही गई है सबसे पहले राज्य की परिभाषा 36 में, और 37 में कहा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के हनन होने पर, नीति निर्देशक सिद्धांत के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। न्यायालय की शरण संभव नहीं है ना। इस भाग में न्यायालय की शरण यानी अनुच्छेद 37 में 37 में लिखा है कि न्यायालय की शरण संभव नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब यह समझ में आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय है, गैर न्यायिक है, अर्थात न्यायालय में संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ये लिखा है अनुच्छेद 37 में। तो बहुत आसान था। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में बोलते हैं उन लोग कि ये वाद योग्य नहीं है, इसके लिए कुछ होता है तो आप नहीं आ सकते, बोले हमारे पास कोर्ट कहता है ना, कोर्ट कहता है कि बोले निकलो, ये नहीं है लिखा संविधान में, वाद योग्य नहीं है। तो उसके बाद 36 हो गया, 37 हो गया। अब बात करेंगे हम 38 की, अनुच्छेद 38 अनुच्छेद। तो 30 में यहां पे आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके पास भी बुक हो तो आप उसको आसान तरीके से पढ़ सकें, बस ये उद्देश्य है मेरा। तो बात करेंगे अनुच्छेद 38 की। तो 38 क्या कहता है दोस्तों, 38 में क्या लिख रखा है, राज्य का दायित्व होगा कि वह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। तो संविधान में हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारा भारतीय संविधान हमें 3 टाइप के न्याय देता है। एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो अनुच्छेद 38 में भी यही लिख रखा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि यानी बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को यानी वहां रहने वाले नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो 3 प्रकार की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, है ना।
तो ये बात कही गई है यहाँ पे, है ना। तो राज्य अपने राज्य को अच्छा बनाने के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, जो है नागरिकों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 38 पूछा जा सकता है कभी क्या लिखा है, तो यहां मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे 39, अनुच्छेद 39। तो 39 में क्या है, देखो यहां पे 38 में एक और बात है, लोक कल्याण, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसमें यहां पे लिखा हुआ है कि लोक कल्याण की बात कही गई है 38 में, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की बात भी 38 में की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 39 की। तो देखिए अनुच्छेद 39 का तो 39 में भी का, खा, गा ऐसे हैं, है ना। तो सामान्य न्याय राज्य जो है वो सामान्य न्याय देगा और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। विधिक सहायता का मतलब क्या है, यहां पर कानूनी सहायता। तो राज्य जो है निशुल्क, कानूनी सहायता निशुल्क होती है कि नहीं, जैसे आपको रिपोर्ट लिखवाना है तो निशुल्क है ना। रिपोर्ट लिखवाने के अलावा आपके कोई केस लड़ना है तो उसमें भी सरकार एक वकील देती है ना। तो निशुल्क विधि सहायता प्रदान करेगा राज्य। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था की गई है। एक काम जैसा है वो काम जितने लोग कर रहे हैं उनको सामान्य वेतन राज्य देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड्स, इसमें समझना है। सामान्य न्याय मिलेगा हर किसी को, सामान्य न्याय। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब तो समझ में आ गया आपको, है ना। कानूनी सहायता निशुल्क मिलेगी, ये ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है, संविधान ने निर्देश दिए, कोर्ट ने निर्देश दिए कि आपका ये कर्तव्य होगा। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था यहां की गई है। तो अनुच्छेद 39 का। अब बात करेंगे अनुच्छेद 39 का खा। सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण, इसी के अंतर्गत तो ये सब चीजें आई थी। कैसी, इसके अंतर्गत ये सब चीजें क्या क्या आई थी। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, भूमि सुधार कानून, जमींदार जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत किया गया था, है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया कि इससे नीचे आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की इससे नीचे आप पैसा नहीं देंगे, है ना। ये सब बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, उसको प्रतिबंधित किया गया 1986 में कि बाल श्रम पर निषेध किया गया। तो ये अनुच्छेद 39 का खा है, जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोच्चतम साधन हो सके। तो 39 का खा भी याद रखना है आपको। अब 39 का ही गा है। गा में क्या बात कही गई है, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। तो कोई दिक्कत नहीं है, धन का यहाँ सामान्य वितरण राज्य देगा, ऐसा उसको निर्देश दिए गए हैं कि धन का जो पैसा है उसका सामान्य वितरण आप करोगे, है ना। तो ये इसको भी समझने वाली बात है। धन का सामान्य वितरण, तो 39 समझ में आएगा। 39 में ये बात कही गई है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 40 में यहां निर्देश और यहां लिख रखा है कि पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगा। तो पंचायती राज्य यानी ग्राम पंचायतों का संगठन बनाएगा, यह पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगा। तो ये पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है कि पंचायती राज्य का गठन राज्य करेगा। तो ये राज्य को यहाँ निर्देश दिए गए हैं, राज्य को यहाँ निर्देश दिए गए हैं। तो समझना है आपको, राज्य को यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि पंचायती राज्य का गठन जो है वो राज्य करेगा अनुच्छेद 40 में, है ना। जबकि इसी के तहत आपने पढ़ा होगा 2 अक्टूबर 1959 को
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले, नागौर है राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में की गई थी। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई गई और 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ये समझ में आ गया। यहां से आप इतना याद रखो बस कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। अब अनुच्छेद 41 की बात करेंगे हम। 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाओं में काम दे सके, शिक्षा दे सके और लोक सहायता प्रदान पाने का अधिकार दिया गया है कि पा सकती है। तो अनुच्छेद 41 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना जब पूरे ही अनुच्छेद अपन पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 41 के तहत। एक नोट लिख रखा है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं आप। तो 15 अगस्त 1995 के प्रभाव में आया, 1995 के प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की आपूर्ति करता है। के प्रावधानों की आपूर्ति करता है, जिसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। और वर्तमान में ऐसी 5 योजनाएं शामिल है जो चल रही है। वर्तमान में ऐसी 5 योजनाएं शामिल है जो चल रही है। तो कौन सी योजना है देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना। ये योजना से इतना ही पूछा जाता है तो नाम से ही पता चल रहा है इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है इसका नाम, है ना। और इस योजना में क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना। वृद्ध अवस्था का मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए है ये, है ना। तो 60 साल की जिसकी आयु हो गई है, उससे अधिक आयु अगर हुई है तो उसको पेंशन दिया जाएगा। पेंशन अभी भी दिया जाता है। आपके दादा दादी नाना नानी को पूछना आप, या नहीं मिलती होगी तो जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ और मिलेगी। तो उसके तहत जो है पैसे दिए जाते हैं, कभी 350 रुपये प्रति माह, ऐसा कुछ है अभी, है ना। तो ये आपको ये एक योजना है जो अनुच्छेद 41 के तहत राज्य ने लाई है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो विधवाएं महिलाओं के लिए भी एक पेंशन योजना सरकार ने लाई है और ये राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल योजना है। तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तो जो लोग विकलांग होते हैं या उनके लिए विकलांग पेंशन योजना, तो उनके पेंशन के रूप में भी सरकार पैसा देती है। तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सब करवाना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है। फिर उसके बाद ये योजना के तहत उनको पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो परिवारों को लाभ मिल सके करके एक ऐसी योजना आई थी, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो ये भी योजना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना है एक। तो अन्नपूर्णा योजना काय से संबंधित है? अन्नपूर्णा योजना वही वाली है जिसमें 1 रुपये प्रति किलो चावल, गेहूं और नमक मिलता है ना। तो चावल, गेहूं और नमक जो दिया जा रहा है अन्नपूर्णा योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों को अन्नपूर्णा योजना के तहत ही राशन मिलता है। तो ये वही योजना है ना। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो पढ़े थे हमने, तो ये समझ में आया आपको। इसको इसके सन नहीं बताया मैंने आपको कब आई थी, सिर्फ जानकारी बताया कि किससे रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 42 की। 42 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 42 तो काम की न्याय संगत का मतलब क्या है? यहां पर काम की न्याय संगत का मतलब है कि सामान्य काम सबको दिया जाएगा और मनोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा। प्रसूति का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रसूति, जब माताएं बच्चों को जन्म देने वाली रहती है तो उसे ही प्रसूति कहा जाता है। उसे ही क्या कहा गया है? शिशु को जन्म देना ही प्रसूति कहा जाता है। तो प्रसूति सहायता भी
का भी उपबंध किया गया है, प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया गया है। जब ग्रामीण महिलाएं गर्भवती होती है तो उन्हें जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपये राशि दी जाती है और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये राशि दी जाती है। तो ये प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद ऐसा राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है। इसी अनुच्छेद के तहत सरकार भी है, सरकार भी नागरिकों के लिए काम करती है और काम करने के अलावा ये भी देती है। तो प्रसूत समझ में आ गया आपको, प्रसूति का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, शिशु को जन्म देना होता है, शिशु को जन्म देना प्रसूत कहलाता है। तो गर्भवती महिलाएं यानी जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपये मिलते हैं गर्भवती महिलाओं को, तो ये राज्य देती है। तो ये समझ में आ गया। काम की न्याय संगत भी समझ में आ गया होगा आपको। तो समझ में आ गया। 42 बहुत आसान है ना, 42 याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हम 43 की। 43 में क्या लिख रखा है, कर्मकारों के लिए, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं या काम करने वाले जो भी नागरिक हैं, काम करने वालों के लिए निर्वाचन की मजदूरी, निर्वाचन से मजदूरी दी जाएगी। और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, जो छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग जो होते हैं गांव में, उसको सरकार प्रोत्साहन देगी, उसके लिए काम करेगी और काम करने के अलावा उनको प्रोत्साहन देगी, उनको बढ़ावा देगी। ये सब काम सरकार को दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 43 में यहाँ लिख रखा है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो ये 43 अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। अनुच्छेद 44 में बात कही गई है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी नागरिक है राज्य में, राज्यों से मिलकर बना है देश, तो सामान्य नागरिक संहिता यानी कि होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म, यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून होगा। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति का क्यों ना हो। सामान्य नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। देखिए देश को ऐसा कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। तो सामान्य सिविल संहिता का मतलब समझ में आ गया आपको। कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में कभी कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, है ना। तो राज्य सामान्य नागरिक संहिता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, देने का प्रयास करेगा नागरिकों को। तो सामान्य आचार संहिता भी इसी को कहा गया है, कभी पूछा आपको, सामान्य आचार संहिता, है ना। तो सेक्युलर कानून होगा। सेक्युलर का मतलब हर किसी में बिल्कुल सामान्य लागू होगा, सेक्युलर कानून होगा। जबकि तो ऐसा यहाँ क्या लिख रखा है, नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता लागू करेगा लिखा है, लेकिन अभी तक के हर राज्य में अलग अलग है। मात्र गोवा ऐसा एक राज्य है, गोवा वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में ये लागू है, सामान्य सिविल संहिता वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में लागू है। कई राज्यों में और लागू कर सकते हैं, क्यों नहीं करी सरकार, संविधान में लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए हम नहीं जा सकते कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगा ये वाद योग्य नहीं है, सरकार के पास कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो नहीं कर पा रही है। तो समझ में आ गया आपको। सरकार या तो उनको जवाब दे देगी कि ये कारण है जिस वजह से हम नहीं कर रहे। तो नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता का मतलब मैंने आपको अभी बताया, बोल के एक बार बोल दिया था, तो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया 44 में क्या बात कही गई है, नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब मैंने आपको अभी बताया। सामान्य सिविल संहिता क्या होती है, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति का क्यों ना हो। सामान्य नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, सभी धर्म के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये समझ में आ गया सिविल संहिता। तो ऐसा एकमात्र राज्य मात्र गोवा है, गोवा में सिविल संहिता कोड लागू है, यानी अलग कानून लागू है। सामान्य सिविल संहिता सिर्फ गोवा राज्य में लागू है, बाकी कई राज्यों में लागू नहीं है। तो ये समझिए क्यों लागू नहीं है, तो ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे 44 की बात कर लिए, इसके बाद है 45 भी एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45 जो लूसेंट में नहीं लिख रखा है। तो अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है,
अनुच्छेद 45 में लिखा है राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य और उनके लोक कल्याण, उनको स्वस्थ रखने के लिए कार्य करेगा। जब 6 साल के हो जाएंगे तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। ये कब किया गया था? 46वें संविधान संशोधन 2002, 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान रखा गया है, संशोधन किया गया था। आपने अनुच्छेद 21A पढ़ा था, अनुच्छेद 21 का ए पढ़ा था, जो एक हमारा मौलिक अधिकार था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार रूप बना दिया गया था। यह भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वैसे ही अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा, है ना। ये वाला संशोधन किया गया था, 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 46 की। तो अनुच्छेद 46 क्या कहना चाह रहा है? तो अनुच्छेद 46 कहता है SC अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी ST, तो ST और SC और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिरक्षा करेगा, अभिवृद्धि करेगा। तो क्या समझ में आया यहां से? राज्य ST और SC वर्ग के शिक्षा और हितों की वृद्धि करेगा, शिक्षा एवं आर्थिक संबंधित विकास भी करेगा। तो शिक्षा एवं आर्थिक संबंधित आर्थिक संबंधित हितों में वृद्धि करेगा। तो इसी आधार पर तो उन्होंने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 और ST SC अधिनियम यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 बनाया, और इसी के अनुसार ST SC आयोग और महिला आयोग भी बनाया गया है इनके हितों की वृद्धि करने के लिए। और आप ये ना, और यहाँ पे आरक्षण का आधार क्या बताया गया है? कभी पूछा आपको आरक्षण का आधार क्या है? तो आरक्षण का आधार जो है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण मिला है। तो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, कभी पूछा आरक्षण का आधार क्या है? तो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 47 की। तो देखिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 पोषा आहार स्तर। पोषा आहार स्तर का मतलब यहां पर है पोषा युक्त आहार। राज्य जो है पोषा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, जो जीवन स्तर होता है मानव का जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का सरकार का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 47 में क्या लिख रखा है फ्रेंड्स? राज्य सभी वर्गों के लोगों के लिए पोषा युक्त आहार उपलब्ध कराएगा तथा एवं हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाएगा। तथा हानिकारक औषधियां जैसे कि शराब पर प्रतिबंध लगाएगा और हानिकारक जो औषधियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये समझ में आ गया इसमें। और ये जो पोषा आहार स्तर की बात की गई है, इसी के अंतर्गत तो सब ये मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत योजना, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वाली जो योजना चलती है और जो बच्चों को खाना दिया जाता है, ये सब इसी के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 47 समझ में आ गया, राज्य का कर्तव्य होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 48 की। राज्य कृषि एवं पशुपालन का संगठन बनाएगा। राज्य जो है कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास करेगा। संगठन बनाएगा यानी वैज्ञानिक विकास करेगा। तो राज्य जो है कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, बढ़ावा देगा, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य अनुच्छेद 48 में लिख रखा है ना। पशुओं की नस्ल में सुधार करेगा, ये सब राज्य का कर्तव्य होगा। और गौवध पर निषेध करेगा, जो गौवध होते थे, है ना, तो गौवध निषेध उस पर प्रतिबंध लगाएगा, निषेध करेगा। तो ये सब अनुच्छेद 48 में है। तो ये समझ में आया आपको, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का का है, अनुच्छेद 48 का है। तो का है से क्या समझ में आया?
का है तो समझ जाओ कि का है। तो का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाते रहता है, ये वाला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा, है ना। तो इसी के अंतर्गत तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे एनजीटी 2010 में जिसका गठन हुआ था उसका वो सब बनाए गए हैं। तो समझ में आ गया कि राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण करेगा। राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण क्यों करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा जभी तो लोग स्वस्थ रह पाएंगे, है ना। तो लोगों को स्वस्थ रखने की बात कही गई थी पहले, तो पर्यावरण का संरक्षण करेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे एवं संवर्धन करे, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। वन्य की भी देखो, वन की भी और वन्य जीव, जितने भी जीव जंतु वन में पाए जाते हैं विविध प्रकार के, इन सब की रक्षा करे, यह कर्तव्य होगा 48 का के तहत। तो डायरेक्ट पूछा जाता है, इसी कारण तो सब ये अधिनियम बनाए गए हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कानून बना दिया गया है कि ये करोगे आप तो उसकी ये सजा है, तो ये सब कानून बना दिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ लिखने से नहीं होता, तो इसलिए कानून बना दिया गया है। तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 49 की। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करेगा। राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के इमारतों, स्मारक का मतलब उसमें इमारत भी आ गया, राष्ट्रीय महत्व के इमारतों, स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो समझ में आ गया, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा, है ना, स्मारक, स्थान, वस्तुएं, इन सब का संरक्षण करेगा। यह अनुच्छेद 49 में लिख रखा है। अब अनुच्छेद 50 की बात करेंगे हम। 50 में जो है देखो 50 लिखा है 50 का मतलब ऐसे याद रखना है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी अलग, कार्यपालिका अलग रहेगी, न्यायपालिका अलग रहेगी, इसका पृथकीकरण कर दिया गया है ना। न्याय देने वाले अलग रहेंगे और कार्यपालिका अलग रहेगी, तो इसकी बात कही गई है। तो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका की पृथकीकरण हेतु प्रयास करेगा, पृथकीकरण हेतु प्रयास करेगा। यहीं पे कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई 1993 में। कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था लाई गई थी। समझ में आ गया, अनुच्छेद 49 तक समझ में आया। 49 के बाद 50 भी समझ में आ गया, 50 ऐसे याद रखना है। अब अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय शांति, जो अंतरराष्ट्रीय शांति है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए जो संधियां, जो हस्ताक्षर किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति को भी बनाए रखेगा और उनकी संधि पे हस्ताक्षर भी करेगा, है ना। और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, जो भी सुरक्षाएं होती है उसकी अभिवृद्धि भी करेगा। तो समझ में आ गया दोस्तों अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है। यहां पे देखिए स्वतंत्र विदेश नीति, जो स्वतंत्र विदेश नीति होती है उसमें गुट निरपेक्ष नीति जो होती है उसमें सहायता करेगा। जो पंचशील सिद्धांत चले हैं उसमें भी भारत सहायता करेगा, यानी राज्य सहायता करेगा। और यूएन के जो अभियान होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभियान होते हैं उसमें भी सहयोग करेगा, ये लिख रखा है अनुच्छेद 51 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय व संधियों का सम्मान भी करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है उसका सम्मान भी करेगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भी सम्मान करेगा। तो ये समझ में आ गया अनुच्छेद 51 में है। तो राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु कार्य करेगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु कार्य करेगा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण जो दूसरे विदेशों को, जो विदेश दूसरे देशों को सम्मान पूर्वक देखेगा, सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाकर रखेगा, सम्मान पूर्वक जो संबंध बने हुए हैं वो संबंध को बनाकर रखेगा, है ना। तो ये बात कही गई है कि जो भारत है वो दूसरे देशों को भी सम्मान पूर्वक देखेगा और उनसे अच्छे समझौते बना के रखेगा। तो ये समझ में आ गया अनुच्छेद 51। तो हमने पढ़े नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 थे, तो 51 हो गए। लेकिन उसके बाद देखिए उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 350 का। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, उनको मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 351।
इसमें हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है कि हम हिंदी को प्रोत्साहन देंगे। अनुच्छेद 351 आप पढ़ेंगे जब वो आएगा वाला भाग तो बताऊंगा, तो उसमें हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो कुछ और ऐसे अनुच्छेद है जो नीति निर्देश सिद्धांत की बात करते हैं, इसलिए उसको हमने इसमें डिस्कस किए। अब एक नोट लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक नोट लिख रखा है, राज्य का नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है, राज्य का नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसने कहा था, डायरेक्ट पूछा जाता है, ये के.टी. शाह नाम के एक इकोनॉमिस्ट और समाज सेविका और वो संविधान सभा के मेंबर भी रहे हैं ये व्यक्ति। इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा चेक है नीति निर्देश तत्व जो आपको चेक तो दे दिया, लेकिन आप बैंक गए तो बैंक कहेगा, बैंक की इच्छा के अनुसार है, बैंक चाहेगा आपको देना पैसा जब ही देगा। तो ये समझने वाली बात है, इसको समझो, है ना। तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। तो समझ में आ गया। वैसा ही क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि मान लो राज्य, है ना, ये एक ऐसा चेक है, राज्य ने कहे तो दी हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, है ना, लेकिन ये राज्य कब अदा करेगी, वो खुद जब चाहेगी जब वो चाहेगी जब, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड्स, चेक वाला किसने कहा है, तो के.टी. शाह, तो याद रखना है। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्री नासिरुद्दीन नामक व्यक्ति रहे हैं, श्री नासिरुद्दीन ने कहा है कि नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये नए वर्ष के प्रथम दिन के लिया हुआ संकल्प है। जैसे नया साल चालू होता है तो अपन पहले दिन संकल्प लेते हैं ना, तो कि मैं ये छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और एक दिन लेते हैं, फिर जैसे कि वैसे। इसलिए श्री नासिरुद्दीन ने कहा है कि ये नव वर्ष के प्रथम दिन के दिन लिया हुआ संकल्प है। यह कथन किसका था पूछा जाएगा, तो श्री नासिरुद्दीन का, है ना। इन्होंने नीति निर्देशक तत्व को यही कहा है कि यह नए वर्ष के प्रथम दिन के लिया हुआ संकल्प है। इसके अलावा अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी ने क्या कहा है कि ये मनो की व्यवस्था है, मनो की व्यवस्था। क्वेश्चन आ सकता है किसने क्या कहा है, तो मनो की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देश सिद्धांत को कहा है। तो ये समझ में आ गया। 3 कथन याद रखना, कभी पूछे जाते रहते हैं ना। चेक वाला के.टी. शाह, मनो की व्यवस्था अंबेडकर जी ने कहा है, और संकल्प वाला बताया वो श्री नासिरुद्दीन ने। इसके अलावा आप देखो मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर दिए हुए, तो उनको हम देखते हैं। तो देखिए हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांत पढ़े, हमने मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए और नीति निर्देशक सिद्धांत भी पढ़ लिए। तो उसमें क्या अंतर है इसको हम समझते हैं इस छोटे से लेक्चर में, यानी आगे इसको भी समझ लेते हैं। तो नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में हमने पढ़े थे, इसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, और मौलिक अधिकार जिसे हमारे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है उसके बारे में यहां पे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए हैं संविधान निर्माताओं ने, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड ने उसे स्पेन से ग्रहण किया था, जबकि आयरलैंड ने भी वहां से स्पेन से ग्रहण किया था, तो जबकि आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया था। और जो हमारे मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, हमने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। यानी पहले मौलिक अधिकार है, फिर नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका वर्णन मौलिक अधिकारों का भाग 3 में है, भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिया हुआ है, और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं अनुच्छेद में। तो समझ में आ गया। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। इसको देखो
नीति निर्देश सिद्धांत वाद योग्य नहीं है ना, गैर न्यायिक है, वाद योग्य नहीं है, तो इसको लागू करने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। इसके संदर्भ में जो राज्य की प्रकृति, क्या बोलेंगे उसको, प्रकृति, हाँ, इसके संदर्भ में राज्य की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, राज्य के लिए सकारात्मक है, तो इसकी प्रकृति राज्य के लिए सकारात्मक है और इसे लागू, देखो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण में लिया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायालय तो बैठा ही है, अगर आपको हनन होता है तो आप मेरे पास आओ, बोलता है हम शरण देंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है ना। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। कहने का मतलब है कोई नेता ने भाषण में बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए ये बनवाऊंगा, तो हम न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि ये तो वाद योग्य ही नहीं है। किसी पंचायत ने बोल दी कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में रोड या नाली बनवाऊंगी, तो बोल दी, हम न्यायालय जा सकते हैं क्या? हम न्यायालय जाएंगे तो गैर न्यायिक नहीं है, तो नहीं तो हम न्यायालय जा सकते थे कि तूने तो बोला था कि नाली बनवाऊंगा, नाली क्यों नहीं बनवा रहा है, उसी के ऊपर केस ठोक दिए कि न्यायालय नहीं, नाली नहीं बना रहा है। लेकिन न्यायालय में जब ये बात जाएगी तो न्यायालय डायरेक्ट बोलेगा संविधान में तो ऐसा हमने कहा ही नहीं गया है, ये वाद योग्य नहीं है। इसीलिए सरकारें जो हैं, राज्य जो है, वादाएं बड़े बड़े करती है लेकिन पूरा नहीं करती। अब वो क्या कारण है पूरा नहीं करने का? तो वादाएं करती, पूरा नहीं करती, तो ये समझ में आया। तो न्यायालय में शरण नहीं लिया जा सकता इसके लिए, इसमें जो जो बातें कही गई है ना, तो उसने बोला जो भी बात इसमें अनुच्छेद में अभी पढ़े थे हमने, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा की बात की गई है, करेगा, उनको यहाँ बोला गया है ना। तो राज्य के संदर्भ में इसकी प्रकृति जो है सकारात्मक है, समझ में आ गया बात। और मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की प्रकृति जो है नकारात्मक है, क्योंकि ये अधिकार तो हमको मिलना ही मिलना है। हमारे अधिकार अगर छीनेगी तो न्यायालय हम जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देश सिद्धांत में हम न्यायालय नहीं जा सकते। आगे चलते हैं। यह समाज की भलाई के लिए है, जो नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये समाज की भलाई के लिए है, समाज अच्छा बनाने के लिए, है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। इसका उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना, जो आर्थिक लोकतंत्र या लोकतंत्र, अच्छा मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य की समाजवादी, उत्तरदायी, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। कभी पूछा जा सकता है नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है ना, गांधीवादी, उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। जो नीति निर्देश सिद्धांत है वो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है ये भी। इसकी प्रकृति गैर न्यायिक है। उच्च न्यायालय में कई बार ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि विधि को निर्णय के लिए कर सके। तो समझ में आ गया। तो ये समाज के लिए, भलाई के लिए, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है, व्यक्ति के अधिकार के लिए है और यह समाज के लिए है। ये व्यक्ति के लिए है, ये समाज के लिए। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। जो नीति निर्देश सिद्धांत है ये राजनीतिक मान्यता प्रदान है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यताएं प्रदान है। जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यताएं प्रदान है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ये सरकार के जो अधिकार है उनको करने के अधिकार है उनको बढ़ाता है, नहीं भी करेंगे लेकिन उसको बढ़ाता है। यानी सरकार काम कैसी कर रही है उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए, और ये सरकार के महत्व को बढ़ाने के लिए। सरकार का ये महत्व है, महत्व को बढ़ाने के लिए, अधिकारों को बढ़ाने के लिए, महत्व का बढ़ाने के लिए। यह राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है ना। राज्य लागू करेगा जब तो नागरिकों को मिलेगा, है ना। तो जो भी निर्णय लेगी राज्य, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये राज्यों के लिए है, तो राज्यों के लिए बनाया गया है। राज्य कैसे काम करेगी, क्या करेगी, कैसी व्यवस्था रहेगी, है ना। तो यह राज्य सरकार के लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तो लागू करेगी उसके बाद ही नागरिक को प्राप्त होगा। सरकार चाहेगी कि नागरिक को देना चाहिए जब होगा। लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः यानी पहले से ही प्राप्त है। ये संविधान के हिसाब से प्राप्त है, तो ये पहले से ही प्राप्त है, इसको लागू करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से प्राप्त है ना। तो ये मौलिक अधिकार, तो ये समझ में आ गया नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में हमने क्या क्या
दिए, ये अंतर डिस्कस किए। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकारों को ही मैंने आपको पूरा बताया, पूरे अनुच्छेद जो लुसेंट की बुक में लिख रखे हैं वो हमने पढ़े हैं। और अब बात करते हैं नीति निर्देश सिद्धांत की, तो नीति निर्देश सिद्धांत भी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में यानी इसी वीडियो में देख लिए थे, है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा लेक्चर वाला खत्म, जिसमें हमने पढ़े हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार तो दिए गए, लेकिन हमारे खुद के नागरिकों का क्या मौलिक कर्तव्य है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मौलिक कर्तव्य। आपको मेरा लेक्चर और मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं डालूंगा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।